अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन डिस्कवर ओरिजिनल मौजूद है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे इंस्टॉल कर लें ताकि अगर यूट्यूब पर हमारी वीडियोस आपको नहीं मिल रही तो इस एप्लीकेशन पर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर मिल जाया करेंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हमारे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इसी को तो कहते हैं खबरदार जर्नलिस्ट। कुछ आगे की भी खबर है जर्नलिस्ट साहब, यहां से निकल सकेंगे या नहीं? शाम तक मैं मायूस था लेकिन अब नहीं हूं। या मुझे एक ऐसी चीज नजर आ गई है जो मुझे यकीन दिला रही है कि हम यहां से निकल सकेंगे। न सिर्फ निकल सकेंगे जिगर, बल्कि अनकरीब सरवत और डॉक्टर महनाज वगैरह के साथ मिलकर बदीन के किसी अच्छे से रेस्तोरां में मजेदार सा डिनर भी करेंगे और इमरान सदीकी और ऐश्वर्या राय की मौत का दुख भुलाने की कोशिश कामयाब करेंगे। इसके साथ साथ इकबाल के कातलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने की प्लानिंग भी होगी। ऐश्वर्या का मुझे भी सदमा हुआ है, उसने काफी सजा पा ली थी। अब वो अपने गली कोचों के लिए तरस रही थी, लेकिन तुम बात को किसी और तरफ ले गए हो। कौन सी शय तुम्हें ऐसी नजर आई है जो तुम्हारी उम्मीद बंधा रही है? वो दूर तारीकी में देखते हुए बोला, अभी मुझे खुद किसी नतीजे पर पहुंच लेने दो, फिर बताऊंगा। क्यों, कोई खतरा है मुझसे? खतरा तो होना चाहिए, तुम अब मनमानियां करने लगे हो। हमारे सामने झुंड के अंदर और इर्द गिर्द नकलो हरकत महसूस हो रही थी। नुकसान उठाने के बाद वो लोग यकीनन पीछो ताप खा रहे थे। मुझे लगता है कि अब ये लोग हमला करेंगे, मैंने कहा, और जोरदार करेंगे, तो फिर तैयार हो जाना चाहिए, मैंने कहा। इमरान ने उस बात में सर हिलाया और साथियों को हदायत देने के लिए सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। आज मैं उसे किसी और नजर से देख रहा था। ये नजर नई थी और वो खुद भी नया था। सीना तार कर लंबे लंबे डग भरता हुआ वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। इन लम्हों में वो वाकई एक फौजी अफसर ही नजर आया। पता नहीं कितने रूप थे उसके। अम्मू, मौत के कुएं में जिंदगी को दाव पर लगाने वाला बाजीगर, रिवाल्वर का खेल खेलने वाला, न डर ताले आजमा, दर्द दिल रखने वाला एक सामाजिक कारकुन, जानवरों का ट्रेनर और अब एक साबिक फौजी। प्याज की तरह उसकी बहुत सी परतें थी। हर परत के नीचे एक और परत जाहिर होती थी। साथियों को हदायत देने के बाद इमरान वापस आ गया। स्वीटी की मौत के बाद उसकी साथी दोनों लड़कियां बहुत दहशतज़दा थीं। इनमें से एक पर तो बार बार गशी से दौरे पड़ रहे थे। स्वीटी की तरह ये दोनों लड़कियां भी इमरान पर बहुत भरोसा कर रही थीं। जब इमरान की तरफ देखती तो उनकी आंखों में उम्मीद और हौसले की चमक पैदा हो जाती थी, लेकिन जब वो दूर हो जाता तो उनकी आंखों में भी तीरगी फैल जाती थी। जगत सिंह झुककर चलता हुआ हमारे पास आया और इमरान से मुखातिब होकर बोला, बादशाहो, आपका बड़ा आसरा है इन दोनों कुड़ियों को। आप एक बार इनको शक्ल दिखा दे और तसल्ली के दो चार बोल बोल दे में, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी वो। इमरान ने मुझे पोजीशन पर चौकस बैठने को कहा और खुद जगत सिंह के साथ अंदरूनी कमरों की तरफ चला गया। उसके जाने के चंद सेकंड बाद ही जिलानी मेरे पास आ बैठा। उसके एक हाथ में राइफल थी, दूसरा पट्टियों में लिपटा हुआ उसके गले से झूल रहा था। वो कुछ देर खामोश और गुमसुम बैठा रहा, फिर अचानक भराई हुई आवाज में बोला, ताबिश भाई, आप इमरान साहब के बहुत करीब हैं, आप ही कुछ करें ना। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखें दुख के बोझ से सुर्ख थीं। वो कोई गंभीर बात छुपा रहा था। जिलानी, क्या बात है, तुम बताते क्यों नहीं? उसे कब में देखा जैसे अंदाजा लगाना चाह रहा हो कि इमरान की वापसी के आसार तो नहीं। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, ताबिश भाई, आप इमरान साहब को रोकें, मुझे यकीन है वो बहुत गलत काम करने जा रहे हैं। उन्होंने उसकी आवाज भरा गई और वो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सका। जिलानी, तुम परेशान कर रहे हो, जो बात है जल्दी को। उसने एक लंबी आह भरी और जैसे हौसला जमा करने लगा। हमारा घेरा मजीद सख्त हो रहा था। कुछ और गाड़ियां मौका पर पहुंच रही थीं। इनकी मुतारिक रोशनियां मुझे साफ दिखाई दे रही थी। जिलानी की आंखों में आंसू की चमक थी। वो बोला, मुझे लगता है कि इमरान साहब एक बहुत गलत कदम उठाने जा रहे हैं। मैंने इन्हें मोबाइल पर बात करते सुना है। वो किसी इंडियन कर्नल से बात कर रहे थे। इंडियन कर्नल से? जी हाँ, मुझे लगता है वो यहाँ मौजूद है। वो कमीना जावा भी शायद उसके पास ही है। इमरान साहब उनको अपनी हवालगी की ऑफर कर रहे हैं, इस शर्त पर कि बाकी सब अफराद को हिफाजत के साथ यहाँ से निकल जाने दिया जाए। जिलानी की आवाज़ फिर भरा के मैं सन्नाटे में रह गया। बदन पर चुनटियाँ सी रेंगने लगी। अभी कुछ देर पहले इमरान के कहे हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज लगे। उसने कहा था उसे एक खास तरीका नजर आ रहा है और उसकी वजह से सबके लिए उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। तो क्या यही वो तरीका था? वो अपनी जान को इतना अर्जा क्यों समझता था? क्यों हर जगह उसे दाव पर लगाने को तैयार हो जाता था? मुझे उसके दीवानेपन पर ताव आने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जिलानी धीमी आवाज में बोला, उन्होंने जो इरादा कर लिया पूरा करेंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकेंगे।
हमारी खातिर और इन लड़कियों की खातिर वो खुद को बड़ी तकलीफ दे मौत के हवाले कर देंगे। मेरी समझ में तो इसका एक ही तरीका आता है। वो क्या? उसने एक बार फिर अक्कम में देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, हमारे यह पक्का इरादा होना चाहिए कि आखिरी गोली और आखिरी बंदे तक लड़ेंगे। इकट्ठे जीने मरने का यही तो मतलब होता है ना। हमें इमरान साहब को किसी ढंग से रोकना पड़ेगा। वो रुक जाएं और थोड़ा बहुत वक्त गुजर जाए तो फिर हो सकता है कि कुदरत की तरफ से कोई मदद भी आ जाए। ऐसी किसी मदद की तवक्का है तुम्हें? मैंने पूछा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत है। हमारे कुछ साथी साहिलपुर तक आ चुके हैं। उन्होंने 2 सरकारी ट्रक भी हासिल कर लिए हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है ये कोशिश कामयाब हो जाए। जिलानी कह तो रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई खास दमखम नहीं था। मैंने जिलानी से पूछा, तुमने इमरान को इंडियन कर्नल से बात करते कब सुना था? ये कोई 1 घंटा पहले की बात है। आप उस वक्त अंदर के कमरों में टार्च ढूंढ रहे थे। तुमने इमरान को रोकने के लिए अभी किसी तरीके की बात की थी? मैंने पूछा। जिलानी ने मोहतात नजरों से दाएं बाएं देकर जेब में से 3-4 गोलियां निकाली। यह हाइपोटेंसी ट्रैंक्विलाइजर थी। वो बोला, अभी लड़कियां चाय बनाएगी, मैं ही लेकर आऊंगा। इमरान साहब के कप में 2 गोलियां डाल देते हैं। उसकी बात समझ में आ रही थी। इमरान जैसे शख्स को उसके किसी इरादे से रोकना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। और जिलानी ने जो कुछ बताया था, और यकीनन दुरुस्त ही बताया था, वह ज़्यादा खतरनाक था। मुझे खुद भी बार बार इस किस्म का शुबा हो रहा था। पिछले 2-3 घंटों में इमरान ने कई बार कहा था कि इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार वो खुद है। उसने यहाँ जो दुश्मन पाल रखे थे वो सब सिमट कर सामने आ गए हैं, और वो खुद तो फंसा ही है। हम सब भी फंस गए हैं। मैंने जिलानी से पूछा, इससे डोज का असर कब तक रहेगा? कम से कम सुबह तक तो चलेगा ही जी, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हमने इस बारे में 4-5 मिनट बात की और फिर फैसला किया कि अब रात का बाकी हिस्सा इमरान को आराम करने का मौका दिया जाए। इमरान वापस आ गया था। हमारी गुफ्तगू का रुख बदल गया। डॉक्टर महनाज के पास चाय के लवाजमात मौजूद थे। फाखरा और सरवत ने अंदरूनी कमरे में आर्जी चूल्हा बनाकर चाय तैयार की। इसके लिए एक बड़ी केतली भी बस के अंदर ही से मिल गई थी। प्रोग्राम के मुताबिक जिलानी ही चाय लेकर आया। वो सिर्फ जिलानी नहीं, कैप्टन जिलानी था। और आज वो अपने अफसर को एक नहायत खतरनाक इरादे से बाज रखने के लिए एक कदम उठा रहा था। इस कदम के लिए उसे मेरी पूरी हमायत हासिल थी। इमरान वाला कप इमरान के हाथ में चला गया। उसके दूसरे हाथ में टेलीस्कोप थी और वो गाहे बगाहे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। उसने एक घूंट लिया और फिर दोबारा एक छोटा सा घूंट लिया। उसने कप को देखा। उसकी हिस्सात बला की थी। वो कुछ चौंका हुआ नजर आया। इसी दौरान में उसके मोबाइल की बेल हुई। वो कॉल रिसीव करता हुआ अते की तरफ चला गया। यह दूसरी बार हुआ था कि उसने अलहदा में जाकर बात की थी। ये सब कुछ जिलानी वाली इतला की तस्दीक कर रहा था। आध मिनट बाद ही वो वापस आ गया। कौन था? मैंने पूछा। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वो चाय को देख रहा था। उसने फिर एक छोटा सा सिप लिया और कप एक तरफ रख दिया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता या अपना सवाल दोहराता, उसने मेरे हाथ से कप लेकर एक घूंट लिया और हमें गहरी नजरों से देखकर दीवार से टेक लगा ली। क्या हुआ जी? जिलानी ने पूछा। वही जो तुमने किया है, बल्कि शायद तुम दोनों ने। वो सपाट लहजे में बोला। आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ब्रोमाजी पाम है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इमरान ने पूछा। जिलानी गुंगसा हो गया। मैं भी सुटपटा गया था। इमरान की गैर मामूली जोदे फहमी का तजर्बा मैं इससे पहले भी 2-4 बार कर चुका था। चंद सेकंड की बोझल खामोशी के बाद मैंने भुनाई हुई आवाज में कहा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे दीवानेपन से रोकना चाहते थे। तुम समझते हो कि दुनिया जहान की अकल इकट्ठी होकर तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। तुम जो फैसला भी करोगे 100% दुरुस्त होगा, और इस फैसले के लिए तुम्हें किसी उल्लू के पट्टे से मशवरे की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे इर्द गिर्द सिर्फ गधे हैं और पदाइशी अहमक हैं। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा मोबाइल फोन इस बात की गवाही देगा कि तुम इंडियन कर्नल से बातचीत कर रहे हो। खुद को इसके हवाले करके एक तारीखी एहसान करना चाह रहे हो हम सब पर। हमारी जिंदगियां बचाने के लिए एक अजीम उशान कुर्बानी दे रहे हो। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी इस सोच पर और तुम्हारे इस एहसान पर। हम सब तुम्हारी तरह जीते जागते इंसान हैं। हमें भी अल्लाह ने हाथ पांव दिए, दिमाग दिया है। तुम अकेले ही आसमानों से हमदर्दी और कुर्बानी के देवता बनकर नाजिल नहीं हुए हो। वो खामोशी से सुनता रहा। उसने होंठ मजबूती से भींच रखे थे। मैंने बात जारी रखी। हम इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे मरेंगे। कुर्बानी होगी तो सबकी होगी, लाशें उठेंगी तो सबकी उठेंगी। अपनी अकल पर इतना ही घमंड करो जितना बनता है। तुम भी धोखा खा सकते हो। अभी एक दिन पहले खाया है ना तुमने। हम सब एक आम लड़के को जावा की रखेल समझ कर लिए फिरते हैं अपने साथ। वो खामोश था। अचानक कहीं से मशीन पिस्टल के 2 फायर हुए, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। दोनों तरफ के राइफलमैन तवातुर से ट्रैगर दबाने लगे। मैंने देखा 2 अफराद किसी को खींचते हुए रेस्ट हाउस की तरफ ला रहे हैं। चंद सेकंड बाद ये हमारे सामने सर्वेंट क्वार्टर में थे। ये जगत सिंह और कुर्बान अली थे। इन्होंने एक मुखालिफ शूटर को दबोचा हुआ था और घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। इस बंदे के कंधे में गोली लगी थी और इसकी धारीदार शर्ट और जीन्स की पैंट खून रंग हो रही थी।
लगता है ये जावा का गुर्गा है, कुर्बान ने हाँफती आवाज में कहा। कैसे पकड़ा? इमरान ने पूछा। जगत बोला, आपा को शक हुआ था जी। पहले आपा दोनों समझे कि अंधेरे में कोई कुत्ता हिलजुल कर रहा है, फिर अंदाजा हुआ कि ये 4 नहीं 2 लातों वाला कुत्ता है। ये डिड के बल रेड रेड कर टिल्ले से आगे निकल आया था। पता नहीं क्या इरादा था इसका। हमने आगे जाकर गोली चलाई और पकड़ लिया। ये देखें 3 दस्ती बम निकले इसके पास से। अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं था, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमने भी पोजीशनें संभाली। मुखालिफिन की फायरिंग पावर ज्यादा थी और तादाद भी। मैंने अंदाजा लगाया कि इनकी तकरीबन 4 गोलियों के जवाब में हम 1 गोली चला रहे हैं। बहरहाल हम इन्हें आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब थे। 5-6 मिनट बाद ये सिलसिला रुक गया। इस दौरान में मुखालिफिन ने झुंड में अपनी पोजीशनें कुछ और मजबूत कर ली थी। जगत सिंह ने पकड़े जाने वाले शख्स की मुश्कें बड़ी अच्छी तरह कसदी थी। 38 बोर की गोली इस बंदे के कंधे का गोश्त चीर कर निकल गई थी। डॉक्टर महनाज अपने तिब्बी सामान के साथ आई और उसने मजरूब का खून बंद करने के लिए मजबूती से पट्टी बांधी। इस दौरान में वो आंखें बंद की लेटा रहा और लंबी लंबी सांसें लेता रहा। यह 30-35 साल का बंदा था। सिख नहीं था, मगर अंदाजा होता था कि पंजाब या हिमाचल प्रदेश वगैरह से ताल्लुक रखता है। उसने कराने के लिए मुंह खोला तो जगत सिंह ने राइफल की नाल उसके मुंह में घुसा दी और उंगली ट्रैगर पर रख ली। आप जो कुछ पूछेंगे सच सच बताना पड़ेगा, नहीं तो गोली वहां से गुजरेगी जहां जहां से तेरा भोजन गुजरता है। वो खौफजदा नहीं था, बेपरवाही से जगत की तरफ देखता रहा। चेहरे मोहरे से वो बड़ा क्रख्त बंदा लगता था। जाहिर है जावा जैसे डान का करीबी साथी जो था। अगले 2-3 मिनट में यकीन हो गया कि वो आसानी से जुबान खोलने वाला बंदा नहीं। वो उल्टा हमें डरा रहा था कि हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और बेहतर है कि हथियार फेंक कर अपनी जानें बचाएं। दफातन फ्रांसिस नामी ये बंदा कुछ चौंका हुआ नजर आया। उसने बगौर इमरान को देखा और बोला, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी आवाज कहीं सुनी है। ये ज्यादा दिन पहले की बात भी नहीं है। इसकी नीम गंजी पेशानी पर उलझन की लकीरें थीं। तब यकायक वो अपने जख्मी कंधे को थामते हुए उठ बैठा। उसने इमरान का बाजू देखा। इमरान ने कलाई पर से आस्तीन उड़सी हुई थी। हमने देखा जावा का ये ईसाई गुर्गा बड़े ध्यान से इमरान की कलाई देख रहा है। इमरान की सुर्खो सफेद कलाई पर गोली लगने का एक पुराना निशान था। ये करीबन 5 साल पुरानी बात थी, जब एक तारीख रात में एक पुरशोर नाले के ऊपर सिराज के कारिंदे शेरे ने इमरान पर गोलियों की बौछार कर दी थी। वो जैकेट की वजह से बचा था, ताहम चंद गोलियां उसे लग गई थी। ये कलाई का 4-5 इंच लंबा स्याही माइल निशान भी इसी खूने वाकये की यादगार था। फ्रांसिस ने इस निशान को देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। मुझे लगा वो सख्त हैरान हुआ और उसके साथ है वो सारी करख्तगी और अदावत उसके चेहरे से दूर हो रही है जो कुछ देर पहले तक उसके नक्कूश को ढांपे हुए थी। उसने एक बार फिर इमरान को सरतापा देखा और बोला, मुझे याद आ गया, आपको मैंने गोल्डन बिल्डिंग में देखा था। यकीनन वो आप ही थे। आपकी आवाज अभी तक मेरे कानों में है और आपके हाथ का ये निशान, इसी हाथ से आपने कमरे का दरवाजा खोला था। आप धुएं की वजह से बुरी तरह खांस रहे थे। मुझे एक एक बात याद है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं धोखा नहीं खा सकता। ये आप ही थे, आप ही ने हमें बचाया था। उस वक्त आपके चेहरे पर नकाब था, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है मेरी। वो इमरान के सामने आ गया। उसका अंदाज मुअद्दब और अकीदत मंदी का था। कौन हो तुम? इमरान ने पूछा। उसने जरा तवक्कुफ किया और जज्बाती लहजे में बोला, सर मैं गोल्डन बिल्डिंग के उन गार्ड्स में से हूं जो कमरा नंबर 3 में लाक रह गए थे। पूरी बिल्डिंग में धमाके शुरू हो गए थे। हमें अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। आप आग और धुएं में से गुजर कर हम तक पहुंचे थे। दरवाजा खोलकर हमें निकाला। मैं उन गार्ड्स का सेकंड इंचार्ज फ्रांसिस जोसेफ हूं। मुझे वो सारा वाकया मालूम है। आप हमें बिल्डिंग में भूल गए थे, लेकिन फिर हमारा जीवन बचाने के लिए आपने अपने जीवन को शदीद खतरे में डाला। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, लेकिन एक ऐसा एहसान है जो मुझ जैसा बंदा भी भुला नहीं सकता। आप बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब वही है ना? इमरान खामोश था, हम सब खामोश थे। यह अजीब ट्विस्ट आया था। अगले 10-15 मिनट काफी अहम और इंकिशाफ अंगेज थे। फ्रांसिस नामी यह इंचार्ज गार्ड जावा के कारिंदों में से था। हमने कुछ देर पहले BSF की गाड़ियों पर जो 3 दस्ती बम फेंके थे, उनसे जहां गन्ने बर्बाद हुई थी, वहीं 4 बंदे भी शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें 2 कुछ ही देर बाद हलाक हो गए थे। जावा का यह कारिंदा इन दस्ती बमों का जवाब दस्ती बमों से देने के लिए हमारी तरफ आया था, लेकिन धर लिया गया। अब वो सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही एक बदला हुआ शख्स नजर आ रहा था। इस तब्दीली की वजह वो बड़े जज्बाती अंदाज में गोल्डन बिल्डिंग वाले वाकये से जोड़ रहा था, जिसे हम तकरीबन भूल ही चुके थे। पता नहीं कि जावा से फ्रांसिस का ताल्लुक कितनी देर से था और उसमें कितनी गहराई थी, मगर इमरान के एक अमल ने उसे इस तरह मुतासर किया था कि उसकी सारी केमिस्ट्री ही बदली हुई नजर आने लगी थी। उसकी आंखों में नमी दिखाई दी, यूं लगा जैसे पत्थर अश्क बार है। वो इमरान की आंखों में देखकर बोला, मैं इस एहसान के बदले आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे बताएं मैं क्या करूँ?
इमरान ने कहा, मैं तुम्हारी एहसान शनासी की कदर करता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। अगर तुम हमें हमारी मतलूबा मालूमात फराम कर दो तो यही बहुत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ इन मालूमात के लिए तुम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। इमरान के कहने पर महनाज ने फ्रांसिस नामी उस बंदे की महरम पट्टी एक बार फिर ज्यादा अच्छे तरीके से की। उसे चाय वगैरह पिलाई गई। उसने कई अहम बातें बताई। उसने इंकिशाफ करने वाले लहजे में कहा, शायद आप लोगों को यह सुनकर हैरानी हो कि BSF और हमारे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। इसके बावजूद हम लोग आप पर हल्ला बोलकर गेस्ट हाउस में घुसना नहीं चाहते। इसकी वजह वही जो आपने बताई है और जो मैंने भी बताई है। इलाके में ये जगह आसेब ज़दा मशहूर है, कोई पास से भी नहीं गुजरता। BSF के लोग भी यहाँ नहीं घुसेंगे और ना हम घुसेंगे। तो फिर देखें जी, ये लोग इस चक्कर में हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायरिंग में उलझाया जाए और आप पर यह जाहिर किया जाए कि किसी भी वक्त रेस्ट हाउस पर चढ़ाई हो सकती है। यूं आपका एमुनेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। एमुनेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर? मैंने पूछा। फिर भी ये लोग अंदर नहीं घुसेंगे, ये आप ही को बाहर आने और गिरफ्तारी देने का कहेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ जम कर बैठे रहें तो कोई हमें यहाँ पकड़ने नहीं आएगा। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप खुद ना निकले तो फिर आपको किसी और तरीके से बाहर निकाला जाएगा। खास तौर पर मेजर साहब को तो ये लोग हर सूरत पकड़ना चाहते हैं। मसलन क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा? शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। आपको बाहर निकालने के लिए आपको एकदम डरा दिया जाएगा। दरअसल इलाके के लोग भी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि आप लोगों को पकड़ने के लिए BSF पुलिस यहाँ अंदर घुसे। इन्होंने मिलजुल कर कुछ अजीब सा माहौल बना दिया है। मकामी BSF तो पहले ही इस जगह को आसेब ज़्यादा समझती थी। अब बाकी लोग भी डरे हुए हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। भैया जावा साहब के साथियों में वाहिद मैं हूँ जो इन बातों को बकवास समझ रहा हूँ, और शायद इसीलिए तुम्हें 3 दस्ती बम देकर यहाँ भेजा भी गया। इमरान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तुमने अभी कहा है कि शायद हमें डरा कर यहाँ से निकाला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इमरान ने दरियाफ्त किया। दरअसल शाम ही से मुख्तलिफ तरीकों पर गौर हो रहा है। जावा साहब ने कर्नल साहब को यह मशवरा दिया था कि घेरा बरकरार रखा जाए। जब खाना पानी अंदर नहीं जा सकेगा तो आप लोग खुद ही हिम्मत हार कर बाहर आ जाएंगे। पर कर्नल साहब का कहना था कि इसमें काफी वक्त लगेगा, हो सकता है कि 4-5 दिन। ऊपर से सख्त आर्डर है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ऊपर बैठे हुए अफसर इस आसेब वासेब की बात से बेखबर हैं, और इन्हें खबर हो भी तो शायद वो इसको इतनी अहमियत ना दें। तो फिर हमें निकालने के लिए क्या प्लानिंग है उनकी? फ्रांसिस ने एक गहरी सांस ली और बोला, शायद आपको पता ही हो भैया जी के पास बहुत से पालतू रीछ हैं। वो जगह जगह से हर तरह के रीछ इकट्ठे करते हैं। इनमें से कुछ मुंबई में रखे गए हैं, कुछ भड़ोच और खंबात वगैरह में। ये सारे बड़े खूनखार जानवर हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक बड़ा कंटेनर पहुंचा है। वो देखें झुंड के पास गाड़ियों के पीछे ऊंची छत वाला सफेद कंटेनर। मैंने टेलीस्कोप की मदद ली और मुझे वो कंटेनर साफ नजर आया। वो शायद अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचा था। इमरान और जिलानी ने भी टेलीस्कोप से कंटेनर को देखा। खाली आंख से भी इसकी सफेदी माइल छत दिखाई देती थी। इसमें क्या है? कैप्टन जिलानी ने पूछा। इसमें पालतू रीछ हैं जी, 7 के करीब। इनका क्या किया जाएगा? मैंने हैरान होकर पूछा। एमुनेशन खत्म होने के बाद भी अगर आप लोग रेस्ट हाउस में डटे रहे और बाहर नहीं आए तो इन रीछों को रेस्ट हाउस की तरफ आंक दिया जाएगा। इस काम के लिए शिकारी कुत्ते भी इस्तेमाल हो सकते थे और BSF वालों ने वो मंगवा भी लिए थे, लेकिन मकामी लोगों ने सख्ती से मना कर दिया। इनका कहना था कि पालतू कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े यहाँ दाखिल नहीं किए जा सकते। इस सिलसिले में पंडितों ने सख्ती से मना कर रखा है। बहरहाल भैया जी को उम्मीद है कि शायद रीछ छोड़ने की नौबत ही ना आए, आपको किसी और तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। मेरे जिस्म में फुरेरी सी दौड़ गई। जावा के वो खूनखार रीछ निगाहों के सामने आए जिन्होंने अपने ट्रेनर को मारा था और कोठी में जबरदस्त तोड़ फोड़ मचाई थी। इसके साथ ही मुझे सरवत का ख्याल आया। वो बदतरीन हालात से गुजर रही थी, लेकिन अगर वो जावा के रीछ भी यहाँ देख लेती तो शायद इसका दिल ही काम करना बंद कर देता। इमरान ने BSF की टोटल नफरी और असलिया वगैरह के बारे में भी फ्रांसिस से मालूमात हासिल की। गाड़ियों की कुल तादाद का पता चलाया और इनकी लोकेशन से मालूम की। फ्रांसिस ने यह भी बताया कि जावा ग्रुप की 5 गाड़ियां और करीबन 30 शूटर यहाँ मौजूद हैं। मैं देख रहा था कि इमरान की निगाहें गाये बगाए उस समत में उठ जाती थीं जहाँ फ्रांसिस ने सफेद कंटेनर की निशानदेही की थी। वो मुसलसल कुछ सोच रहा था। फ्रांसिस का एक फायदा यह भी हुआ था कि हमारी आपस की तल्ख कलामी और लड़ाई पस मंजर में चली गई थी। कुर्बान वगैरह फ्रांसिस को बाहर ले गए। एक तरह से अब वो हमारी हिफाजती तहवील में था। फ्रांसिस जो कुछ बता रहा था बड़ा हैरान कुन था। हमें पहले भी यूं महसूस हो रहा था जैसे ये लोग सिर्फ घेरा डाले हुए हैं, वरना जितनी इनकी नफरी थी और फायर पावर थी वो 2-3 घंटे पहले इस काबिल हो गए थे कि हम पर अल्लाह बोलकर रेस्ट हाउस में घुसने की कोशिश करते। तवाहमात कहाँ नहीं होते, यहाँ भी मौजूद थे और एक तरह से यह हमारे हक में भी थे। इलाके के लोग हरगिज नहीं चाहते थे कि BSF या पुलिस वगैरह
रेस्ट हाउस में घुसे और यूं आमलों और 2-3 बड़े पंडितों के मुताबिक बद आत्माएं इस चारदीवारी से बाहर निकल आएंगी। रीछों की यहां आमद का सुनकर मेरा ध्यान बार बार सरवत की तरफ जा रहा था। वो करीब से किसी रीछ की आवाज भी सुन लेती तो शायद होश खो देती। वो किसी ऐसी सूरत हाल के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। पुराने वाक़े के असरात इसके ज़हन पर बड़े गहरे थे। इस दौरान में जगत सिंह ने आकर मुझे बताया, बादशाहज़ादे छोटी तुम्हें बुला रही है। मैं खुद भी इस सरवत के पास जाना चाह रहा था। अपनी पोजीशन जगत सिंह को सौंप कर मैं अंदरूनी कमरों की तरफ चला गया। रास्ते में मुझे डॉक्टर महनाज मिली। उसका चेहरा सुता हुआ था। कुर्बान अली भी एकदम खमज़दा खड़ा था। मैं चौंक गया। मेरा ध्यान सीधा नसीर अहमद की तरफ गया। वो शदीद जख्मी था। नसीर अहमद तो ठीक है ना? मैंने डॉक्टर महनाज से पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसकी खूबसूरत आंखें नम हो गई। कुर्बान अली बोला, नसीर अहमद हमें छोड़ गया ताबिश साहब। मेरे सीने में सर्द लहर तोड़ गई। डॉक्टर महनाज होले से बोली, लेकिन आप लड़कियों को कुछ न बताएं, खासतौर से सरवत को, वो पहले ही डिप्रेशन में है। मैंने इस बात में सर हिलाया और खुद को संभालता हुआ सरवत की तरफ बढ़ा। सरवत एक कोने में दीवार से टेक लगाए बैठी थी और मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी।